अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोइज़ुर रहमान। हालिया जियो पोलिटिकल क्राइसिस की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज हुआ, जिसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वेंट अप बाय 40% और पाकिस्तान की लोकल मार्केट पर कंज्यूमर मार्केट को 60% तक हायर फ्यूल कॉस्ट्स बेयर करनी पड़ी। इस सब को रिफाइनरीज कैसे मैनेज कर रही हैं और इस क्राइसिस से निपटने के लिए किस तरह के इंडस्ट्रियल डिसीजंस अपना रही हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है असद हसन साहब। ही इज़ द CEO ऑफ नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम, इट्स अ प्लेजर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक. So the first question, obviously, Strait of Hormuz ka closure, it's a critical choke point in the entire global oil supply chain. How is it impacting you? Not necessarily impacting me. देखें कि पाकिस्तान के आप स्टैट्स देखें तो about global supply का तो about 20% is going through Strait of Hormuz से जो अब आपका सारा flow होता है, तो it's really critical क्योंकि market अगर global markets को आप देखें, oil gas market की देखें तो 1-2% 3% की fluctuation is a big number and it fluctuates the market, और 15-20% तो it's a big number, very big number. तो ये 15-20% global के लिए. पाकिस्तान के लिए देखें तो पाकिस्तान का about 90% you can say is flowing through this thing. तो it's really absolutely critical for Pakistan. तो Strait of Hormuz 28 Feb को crisis शुरू हुआ, एक दिन के अंदर फिर ये बंद हो गया. But the government response was really enormous. जो within minutes and within hours आप कह लें कि minister साहब, the Ministry of Energy, they called up a meeting and they formulated a response. They didn't waste any time कि अच्छा 2-4 दिन देख लेते, एक week देखते क्या होता है. And the discussion was around कि we already know कि 90% तो यहाँ से molecules आ ही रहे हैं, सारे के सारे 95% crude इधर से आ रहा है. थोड़ा बहुत एक कंपनी ने US से, अफ्रीका से import किया, otherwise everybody is importing from this Strait of Hormuz या Middle East के region से आ रहा होता है. तो the discussion becomes really very obvious कि यहाँ पे जब about 90-95% crude यहाँ से आ रहा है, तो 60-70% हम पेट्रोल इम्पोर्ट करते हैं, वो भी इस रीजन से आता है, मोस्टली थोड़ा बहुत फार ईस्ट से आता है, एंड 30% डीजल भी मुल्क का इम्पोर्ट होता है. तो दिस बिकम्स रियली क्रिटिकल. तो द डिस्कशन वाज कि वी नीड टू डू व्हाटएवर वी हैव टू डू, एंड द चैलेंज वाज गिवन टू ऑल द रिफाइनरीज एंड ऑल द मेजर OMCs दैट come what may, we need to continue bringing in molecule and keep the national supply chain intact. अगर क्योंकि इसमें डिस्ट्रप्शन आने लगे तो मुल्क के पास 20 डेज़ के स्टॉक, 28 डेज़ के स्टॉक है, देन वी विल हैव स्टार्ट रनिंग इनटू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. बिकॉज सबसे बड़ा तो फियर यही था कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसमें कोई शॉर्टेज ना आ जाए. बिल्कुल बिल्कुल. और उसमें जैसे जैसे क्राइसिस इवॉल्व हुआ तो यू विल सी इसकी सारा अगर टाइमलाइंस देखें तो दुनिया भी वो क्या कहते हैं थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्ट करने लगे मॉल, क्योंकि लोगों को भी नहीं पता था कब ख़त्म होगा, कितना क्या मैग्नीट्यूड है क्राइसिस का, क्या टाइम पीरियड होगा. तो लोगों ने अपने डीजल सप्लाई एंड पेट्रोल सप्लाईज को भी रेस्ट्रिक्ट करना है. डीजल तो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं हो रहा था, पेट्रोल थोड़ा बहुत फिर भी अवेलेबल था. हाउएवर एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल वाज अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट्स. तो जो कंट्रीज़ डीजल एक्सपोर्ट करती थी दे स्टॉप्ड एक्सपोर्टिंग डीजल. जो हम यहाँ कोविड से ज़्यादातर डीजल लेते हैं वो भी नहीं ले पा रहे थे, but the molecules for crude were available. So all the refineries, we really worked day and night. सारी industry ने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया, of course with government support. So we were able to bring in the molecules. हम थोड़ा Middle East से काफ़ी सारा crude यहाँ फुजेरा से लेते हैं, UAE से थोड़े बहुत cargoes. Again, the government really supported us. The Ministry of Energy, Ministry of Foreign Affairs, and the civilian leadership, defense leadership, and they were able to get some cargoes out of the Strait of Hormuz as well. PNSC, Pakistan Navy, everybody really played a very critical and positive role to make this thing happen. Because this itself is an achievement for sure. Of course. और अगर आप इसको इस तरह देखें तो just lightning speed के साथ गवर्नमेंट काम कर रही थी. I've never seen them work like this. तो the thing is हम कोई भी चीज़ Ministry of Energy को भेजें, sometimes it takes weeks, months. जो भी इस क्राइसिस में द रिस्पांस वाज विदिन डेज, विदिन आवर्स. गवर्नमेंट ने 3 यही काम किए. तो हम सबको टास्क दिया कि सारे मॉलिक्यूल्स आपने लेकर आए, एंड देन द इंडस्ट्री रियली डिलीवर्ड वेरी वेल के सब मॉलिक्यूल्स, एंड देयर वाज नो शॉर्टेज इन द कंट्री. जबकि आप इसको अगर रीजन से कंपेयर करें तो यू कैव सीन के रीजनल कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज में विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा खौफनाक विजुअल्स थे. वी सॉ लॉन्ग लाइंस. अगर हम अपने नेबरहुड में देखें तो हमें नज़र आया कि इसके बड़े शॉक्स हैं, बट थैंकफुली वी डिड नॉट सी रिमोटली क्लोज विजुअल्स टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ आवर नेबरहुड. एंड दैट्स वेयर द डिफरेंस लाइज इन द रिस्पांस, व्हिच वाज द नीड ऑफ द इंडस्ट्री का रिस्पांस. बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज परहैप्स जो कि इतना शायद शेयर नहीं करते, इंडस्ट्री हम लोग शेयर नहीं करते, बट बहरहाल
तो वी डिड दैट थिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी कार्गोज निकाले। और थर्डली ये किया कि कुछ एक्सपोर्ट के मॉलिक्यूल्स, कुछ एक्सपोर्ट भी यहाँ से क्रूड ऑयल एंड कॉन्डेंसेट होता है जिसको प्रोसेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। बट अगेन वी सॉट परमिशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन विद इन डेज। तो एक्सपोर्ट को भी रिक्वायर किया और वो मॉलिक्यूल्स भी बैक डाइवर्ट किए गए रिफाइनरीज की तरफ से। तो इन सारे चीज़ों को मिला के वी वर एबल टू रियली अवॉइड दिस क्राइसिस। क्योंकि पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में सिर्फ फ्यूल शॉर्टेज का क्राइसिस नहीं होता। इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, लोगों को ये पता चल जाए कि कल डीजल पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, इट विल बिकम अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एट द पंप। आप देखते हैं कि प्राइस जब चेंज हो रही होती है, एक भीड़ लग जाती है, ऑलरेडी लाइंस लोगों को पता चलता है ख़त्म हो रही है कमोडिटी, it will become a law and order situation. So it was really very critical to manage this supply chain का aspect. No doubt कि अवाम पे और लोगों पे there is an impact of pricing, which is very unfortunate, but nevertheless it happened कि globally prices बढ़ गई। और आपने जैसे कहा कि 40% बढ़ गई, से 40% नहीं, जब 28 फेब कोई क्राइसिस शुरू हुआ है तो $69 a barrel, $70 a barrel पे जा रहा था। मार्च में द हाईएस्ट इसकी जो प्राइस गई है दुबई ओमान एवरेज की, वो 167। वो तो दुबई ओमान इज द मैट्रिक्स दैट वी फॉलो, वही वाला क्रूड यहाँ पे उसी जो बेंचमार्क करके सारा कुछ, और उसकी एवरेज प्राइस तकरीबन $127 थी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो इट वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। सिमिलरली देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इवन मोर सो डीजल की प्राइसिंग में। पेट्रोल की प्राइसिंग में इतना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के पास, सारे मुल्कों ने ये प्राइसिंग का फेस किया, बट सम पीपल, लेट्स से अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो वहाँ पे देयर वाज लिटिल बिट फिस्कल स्पेस, दे एब्जॉर्ब्ड इट। प्लस ये कि इंडिया की मार्केट को समझने की ज़रूरत है कि about 75 to 80% of the oil marketing companies and the retail market is government owned. Government owned entities, companies उसको चलाती है, तो वहाँ पे उनको prices manage करना आसान है। They took the decision कि the companies will absorb the hit, the government will absorb the hit, but it won't be passed on to the consumers. और consumer price उन्होंने surprisingly और interestingly आप कहें कि May 22 से वहाँ पे change नहीं हुई, बहुत थोड़ा सा उन्होंने, वहाँ पे बेसिकली उनका यही एक सिस्टम होता है, दे एक्चुअली क्रिएट अ बफर के लो ऑयल प्राइसेस पे से हमारे यहाँ तो फॉरन जैसे वीक ऑन वीक बेसिस पे चेंजेस आते हैं ना, वहाँ पे आता है कि इवन इफ द ऑयल प्राइसेस आर गोइंग लोअर, दे स्टिल मेक श्योर कि वो ऑयल प्राइसेस पे जो चेंज हो बहुत मिनिमल हो, चाहे वो डाउन साइड पे चेंज हो या वो अपसाइड पे चेंज हो। उनके पास एक वो बफर क्रिएट हो जाता है, आप कहने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एक क्रिएट हो जाता है जिसको दे आर यूजिंग इट। अब वो कितने अरसे इसको कर सकते हैं अगर इसी तरह चले, दे हैव टू थिंक। बट प्लस एक उनके पास थोड़ी बहुत फिस्कल स्टेट भी अवेलेबल है, इकॉनमी इज डूइंग अ बिट बेटर, तो उस लिहाज से भी दे वर एबल टू मैनेज इट। नेशनल रिफाइनरी के बारे में पूछो, हाउ इज दिस क्राइसिस इम्पैक्टिंग योर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल एज जो आपकी जो स्पॉट बाइज है? ज़्यादातर तो हमारा टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर ही परचेजेस होती हैं। वी गेट कार्गोज फ्रॉम अरामको एंड वी गेट, हमारे पास अभी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कर रहे हैं, अरामको का ही मेन कॉन्ट्रैक्ट है हमारा आप कह लें, और एडनॉक के साथ जो सेकंड कंपनी है रीजन में उसके साथ अभी वी आर वर्किंग। पहले था, अभी वो ख़त्म हो गया, बट देन वी आर रिवाइविंग इट। तो अरामको के साथ देयर वाज अ बिगेस्ट हिट क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारी सप्लाईज आती हैं, वी वर नॉट एबल टू गेट दो सप्लाईज। फिर अरामको से हमने बात की रेड सी वाले राउट से, यम्बू उनका जो वेस्ट कोस्ट पे, वहाँ रेड सी वाले राउट से वी वर एबल टू ब्रिंग इन द कार्गोज। तो इससे होता ये है कि जर्नी टाइम डबल्ड, 4-5 डेज़ में यहाँ से आ जाता था आपके पास थ्रू द ईस्ट कोस्ट या रास्तानूरा इसको कहते हैं, रास्तानूरा का इनका पोर्ट, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 4-5 दिन में वहाँ से इट वाज टेकिंग अबाउट 10 days, 8 to 10 days वन वे जर्नी। तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट आया। फ्रेट वेंट अप, वॉरस प्रीमियम वेंट अप, इंश्योरेंस वेंट अप, और ये थोड़ा बहुत ऊपर नहीं, अगर ये अबाउट 10 times इट वेंट अप। अगर हम $22,000 की एक चीज़ कर रहे थे तो वो $6 लाख की पहले ईयर अप टू $4 million भी हमने उस चीज़ के पे किए हैं, फ्रेट के, इंश्योरेंस के। कुछ कार्गोज पे हमें भी पेड अबाउट $6 million जो कि सिर्फ $2-4 लाख पहले पे करने होते थे। तो दैट्स वेयर द इम्पैक्ट इज। प्लस ये कि जो क्रूड टाइप इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द रिफाइनरीज, वो क्रूड भी हमें नहीं मिल रहा था जो क्रूड हम यहाँ से इस रीजन से प्रोसेस करके लेके आ सकते हैं। वी वर फोकस्ड ऑन लाइटर क्रूड्स, मगर वहाँ से वी आर ओनली एबल टू गेट हेवियर क्रूड्स। हेवी क्रूड्स की नेगेटिविटी ये होती है कि उसमें फर्नेस ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस, बिल्कुल, जिसका ऑलरेडी ग्लट हमारे पास इस वक्त सिस्टम में मौजूद, ऑलरेडी एक ग्लट, देयर इज़ नो सेल्स। क्योंकि लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने इस पे एक पेट्रोलियम लेवी आप कह लें वो इंट्रोड्यूस कर दी, और कार्बन सपोर्ट लेवी भी इस पे इंट्रोड्यूस हो गई। तो जो थोड़ी बहुत सेल्स हो रही थी, पहले भी 70-80% वाज बीइंग एक्सपोर्टेड आप कह लें, अब इट्स 100% इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड।
अभी जैसे वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि जो फर्नेस ऑयल का ग्लट है, अभी ऑब्वियसली देयर इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी वेयर देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स द यूरो 5, बट एट द मोमेंट हमारे पास अभी भी फर्नेस ऑयल का ग्लट है और ख़तरा है कि इस पूरे क्राइसिस में वो शायद बढ़ जाए. हाउ एक्चुअली इसमें किस तरह की टेक्निकल कन्फिगरेशंस की जा रही हैं टू एक्चुअली एड्रेस दिस मैटर? अच्छा देखिए, फर्नेस ऑयल का ग्लट एंड यूरो 5 आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स इफ यू विल. यूरो 5 इज रिलेटेड टू पेट्रोल एंड डीजल. पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी को उस लेवल पे तक बढ़ाना कि आप उसको यूरो 5 उस पर प्राइमरीली सल्फर के लेवल्स को कम कर दें. सल्फर को 10 ppm तक अगर आप कर लेंगे तो देन यू कैन स्टार्ट कॉलिंग इट यूरो 5 एंड लॉट्स ऑफ अदर स्पेसिफिकेशंस बोथ इन पेट्रोल एंड डीजल. तो वो यूरो 5 वाला एक डिबेट है सेपरेट. जो आपका फर्नेस ऑयल का क्वेश्चन है, द ग्लट ऑफ फर्नेस ऑयल, पहले भी क्योंकि अब LNG आती है, पावर की प्रोडक्शन में यूज़ होता था, तो अब वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा उसमें. अब फिर भी 20-30% यूज़ हो जाता था. फिर मगर लास्ट ईयर से जब ये इसके ऊपर पेड़ लग गई तो अब it's almost 0% consumption in the country and all is being exported. So when you talk about glut, तो सारा का सारा volume जो है कि there is no consumption in the country and we just export it. So it's different from Euro 5. Euro 5 is now जो पेट्रोल एंड डीजल की क्वालिटी का जो गवर्नमेंट से साथ अपग्रेड का काम चल रहा है, that's Euro 5. अभी जैसे अभी आपका जब मैं फर्स्ट आंसर सुन रहा था, यू टॉक्ड अबाउट कि इसमें कुछ कंपनीज ने बिसाइड्स द मिडल ईस्ट भी जो है क्रूड इम्पोर्ट किया है. व्हाट परसेंटेज या जो हमारा जो क्रूड स्लेट डाइवर्सिफिकेशन कुछ इंडस्ट्री वाइज हो रही है, वेयर वी आर प्रॉब्ली इम्पोर्टिंग क्रूड फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्रीज, या जैसे रशिया पे भी कुछ सैंक्शंस तो हटे थे कुछ देर के लिए. मगर वो ये समझने की मुझे बात है कि अगर सैंक्शंस थोड़ी देर के लिए हटते भी, लेट्स से फॉर अ मंथ, आप क्रूड की प्लानिंग वो 2 महीने पहले कर चुके थे, तो यूर लॉक्ड. आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे, आप अपनी सप्लाईज, लॉजिस्टिक्स, सारी चीज़ें लॉक, तो यू रियली कांट चेंज दैट थिंग. तो रशियन क्रूड को तो इस अरसे में इम्पोर्ट नहीं कर सके, बट कुछ रिफाइनरीज देव इम्पोर्टेड क्रूड फ्राम अफ्रीका एंड कुछ रिफाइनरीज देव इम्पोर्टेड क्रूड फ्राम USA, WTI क्रूड. तो दैट्स व्हेन यू टॉक अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, तो वो भी चल रही है. बट इट्स ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म डिसीजन. आपको थोड़ा बहुत आप एक ट्रायल रन करते हैं, उस पर देखते हैं कि इस क्रूड का क्या रिस्पॉन्स है, क्या यील्ड बन रही है, क्या कॉस्ट है, क्रूड की कॉस्ट विद इन इटसेल्फ, लॉजिस्टिक्स की क्या कॉस्ट है, और आप इसका अल्टीमेट GRM क्या आएगा. देन यू मेक दैट डिसीजन. तो दैट डिसीजन इज लिटिल बिट लॉन्ग टर्म. और हाँ, कब एकदम ही मजबूरी हो और आप फंस जाए तो यू रियली नीड टू गेट समथिंग ऑन अ स्पॉट कार्गो एंड ट्राई दैट थिंग. तो उसके लिए 2 रिफाइनरीज ने ट्राई किए. बाकी रिफाइनरीज भी आर वर्किंग टू ट्वीक दैट स्लेट एंड सी कि हम कहाँ से रीजनल क्रूड्स ला सकते हैं टू चेंज दिस क्रूड, करके मिडल ईस्टर्न क्रूड्स पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो और वी स्विच टू रीजनल क्रूड्स और गो फॉर अ मिक्स के मिडल ईस्ट से भी क्रूड यूज़ करें और कई रीजन से लार्जर ग्लोबल सप्लाईज को टैप करते हुए भी क्रूड लाएं. तो वी आर वर्किंग ऑन दैट थिंग, मगर इट्स नॉट अभी कम्प्लीटली डन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. For a refinery, obviously, gross refinery margins are very important, और नेशनल रिफाइनरी का अपना भी 2026 की जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो काफ़ी अच्छी रही है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस क्राइसिस, ऑब्वियसली देयर इज़ अ राइजिंग इंश्योरेंस प्रीमियम एज यू सेड अर्लियर, और ऑब्वियसली जो आपका इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन जो मार्जिन है वो भी राइजिंग है. हाउ आर यू एक्चुअली मैनेजिंग दिस स्टफ टू इंश्योर कि इसका बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट ना हो ऑन योर ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स? ये यूर राइट कि जो हमारे पास फ्रेट है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, एडिशनल वॉरस प्रीमियम्स, ये सारे भी ऐड बढ़ गए और दे इंक्रीज बाय अबाउट 10 times एज आई मेंशन्ड अर्लियर. मगर नॉट नेसेसरली दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस. सो बिजनेस साइकिल जो है, जो GRM प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन कि क्रूड की लैंडेड कॉस्ट कितनी है, ये सारे कंपोनेंट्स ऐड करके इट ईट्स अप द GRM, कम कर देता है GRM को. देन वी हैव टू पे कस्टम ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट, वो एक क्रूड की लैंडेड कॉस्ट बन जाती है. देन यू लुक एट द प्रोडक्ट की कॉस्ट, आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या मिल रही है. तो इस क्राइसिस के बीच में जो सारी आप डिबेट सुनते होंगे, डीजल्स पे मार्जिन्स वर रियली, द क्रैक्स वर रियली वेरी हाई ऑन डीजल. डीजल की शॉर्टेज थी, ग्लोबली सप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो उसकी वजह से वी वर काइंड ऑफ एबल टू सस्टेन दिस ऑल दिस. सप्लाई का इंक्रीज तो आया, बट येट द मार्जिन्स वर गुड के सारे रिफाइनरीज वर एबल टू मैनेज इट. नो डाउट देयर वाज प्रॉफिटेबिलिटी मार्च के मंथ में भी. इट्स कमिंग फ्रॉम 2 एस्पेक्ट्स. एक तो यही कि मार्जिन्स वर गुड. सेकेंड ये भी समझने की ज़रूरत है कि देयर वाज इन्वेंट्री, जो कि अब अचानक इन्वेंट्री की कॉस्ट भी बढ़ गई, तो देयर वाज एन इन्वेंट्री गेन एज वेल. हाउएवर लिंक्ड विद इन्वेंट्री गेन, दिस इन्वेंट्री गेन, देयर विल बी एन इन्वेंट्री फॉल एज वेल. प्राइसेस जब ऊपर गई हैं तो नीचे भी आनी है, एंड द हिट विल बी इक्वली सिग्निफिकेंट. तो सारी रिफाइनरीज उसके लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हैं, ब्रेसिंग आवरसेल्व्स फॉर दैट फॉल.
in prices. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर लिंक्ड है आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से. रीसेंट क्वार्टर्स हैव बीन वेरी गुड, लाइक लॉसेस में थी NRL, बट नाउ जो रीसेंट क्वार्टर का एक अच्छा प्रॉफिट आया. तो व्हाट हैज़ बीन द स्टोरी बिहाइंड इट, एंड ऑब्वियसली जो आपके एसेट इंटेग्रिटी, किस तरह की जो ऑप्टिमाइजेशन हुई है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एसेट इंटेग्रिटी प्रोग्राम्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट? That's a very pertinent question because so what has happened के हमारे पास we divide the challenges in two challenges if you will. One is the technical challenges and one is commercial challenge. Technical side पे हो रहा था कि perhaps we were not focused on the technical or asset integrity part, maintenance का आप कह लें, उनका सारे के सारे plans की upkeep to the level it should have been. So we've really invested heavily on that thing. And then by and large, we have overcome all those challenges and plants are operating at the level of reliability, availability, हम इसको कहते हैं, where we want it to be. So those were technical maintenance related challenges, asset integrity challenges. So we have introduced lots of programs, asset integrity के to overcome that thing. Maintenance का पूरा एक regime है, preventive maintenance का है, risk-based inspections है, RBIs जिसको कहते हैं. So now, using all these tools, we have really brought up the integrity level of the plant. So asset integrity is really good these days. Reliability level has gone up. So technical part is taken care of. साथ if you look at एक डेढ़ साल तो हमारे पास थोड़ा बहुत perhaps the commercial strategy wasn't there. We were not very engaged with the market. Market को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत. The market has really evolved. पहले अगर आप historically देखें 3 बड़ी OMCs होती थी तो you only had like 3 customers. Now it's like 42 OMCs and it's like really a buyer's market if you will. तो आपको थोड़ा बहुत अपनी स्ट्रैटेजी को अलाइन करना पड़ता है, मार्केट से एंगेज करना पड़ता है, इनरोड्स बनाने पड़ते हैं लोगों के साथ एंड फिर कस्टमर सर्विस लोगों को एक देनी पड़ती है. प्लस जब टेक्निकल एस्पेक्ट सही हो गए, पहले देयर वाज लिटिल बिट ऑफ लेस कॉन्फिडेंस के सप्लाईज हो सकेंगी नहीं. Surety of supply is what everybody is looking for. Once we overcome technical challenges, we were able to guarantee surety of supplies. तो फिर हमारे कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी बेहतर हो गए, सेल्स भी बढ़ गई. लास्ट ईयर के लिहाज से देखें तो आवर सेल्स हैव गॉन अप अबाउट 25-30%. So those are the two main aspects just where we have worked and we have really, that has led to perhaps much better performance and results this year. Let's talk again about energy security, and obviously recently petroleum division ने refineries को critical strategic asset का नाम दिया. How does this actually change your coordination with regards to the government in terms of possibly increasing your stock levels? आगे आपकी किस तरह जाते हुए जो आपका designation आगे change होता है ये जो Designation has been there. जैसे पहले भी इस क्राइसिस में हुआ क्या है, द रिफाइनरीज और इंडस्ट्री तो पहले भी गवर्नमेंट के साथ एंगेज होती रही और समझाती रही कि दिस इज़ अ नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट. और किसी दिन भी देयर इज़ अ क्राइसिस, दीज रिफाइनरीज एंड दी सम OMCs के स्टॉक्स विल हेल्प यू, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई भी जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं है. वी ओनली हैव कमर्शियल स्टॉक्स जो कि थोड़ा बहुत रिफाइनरीज के पास हैं, OMCs के पास हैं, और इस तरह वी हैव अ डेज कवर अप जिसको कहते हैं मुल्क में. तो इस क्राइसिस के साथ गवर्नमेंट रियली रियलाइज के मॉलिक्यूल्स नहीं आ रहे थे. अगर रिफाइनरीज नहीं होती हैं, सम ऑफ द OMCs विच इम्पोर्टेड, अगर वो एलिमेंट नहीं होता तो देन वी वर टॉकिंग अबाउट अ वेरी ह्यूज क्राइसिस विद इन द कंट्री, क्योंकि 10-20 दिन में वो सारा स्टॉक डिप्लीट हो जाना था and then you have a big problem. So we were able to bring in crude, and some of the OMCs were able to bring in the petrol primarily. तो उसकी वजह से we sustained the supply chain. तो इसी में फिर government realized कि yes, no, this is इनकी a critical need है. They really helped the country to, let's say, manage this crisis. फिर उसी के इस realization के साथ now the push is कि ठीक है, they realize this thing. And now they are really facilitating and pushing कि हम वो refinery upgrade की जो policy है, जो 6 साल से for one reason or the other फंसी हुई थी, इतनी ज़्यादा progress नहीं हो रही थी, policy आ गई, sign हो गई, कोई taxation की चीज़ें change हो गई, फिर वो रुक गई. तो अब now the push is from the government to resolve all those issues so that the refineries sign those policies. कुछ refineries sign भी किया हुआ, but then everybody aligns themselves, signs this thing and then moves forward with the upgrade. अपग्रेड से हो गए कि जो फर्नेस ऑयल के ग्लट की आपने बात की, रिड्यूस फर्नेस ऑयल को, वी विल इंक्रीज पेट्रोल मैनी फोल्ड, वी विल इंक्रीज डीजल की प्रोडक्शन विद इन द कंट्री. तो ताकि फिर इंपोर्ट की कोई भी बाय एंड लार्ज काफ़ी कमी आ जाएगी इंपोर्ट्स में. डीजल में तो 100% ही, पेट्रोल में भी a huge chunk will be locally produced.
एक brownfield refinery policy in place है, and at the moment obviously 10% incentive है high speed diesel पे and 6% है on gasoline. Are these margins enough to actually cover up for the costs that you will incur to actually, upgrade your refineries? देखिए गवर्नमेंट ने जो मार्जिन्स दिए हैं कि उन्होंने कहा 10% तो अभी डीजल पे आप जो कह रहे हैं डीजल पे एक्चुअली दी करंट मार्जिन 7.5% के डीम ड्यूटी के इंसेंटिव पे तो टोटल इज 10%. 2.5 विल गो इनटू एन एस्क्रो अकाउंट. जो इंसेंटिव मिलेगा 2.5% मिलेगा हमें डीजल पे एंड एमएस पे भी ज़ीरो इंसेंटिव है तो जो एमएस पे मिलेगा वो 10% मिलेगा. तो दिस 10% एंड 2.5% के क्वांटम जमा होता रहेगा फॉर 6-7 ईयर्स और यही गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी. गवर्नमेंट पॉलिसी है इसके दे विल रीइंबर्स अप टू 27.5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट्स. या इस इंसेंटिव के थ्रू दे विल सपोर्ट यू विद 27.5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट्स और फिर बाकी सारी की सारी रिफाइनरीज को खुद लगाने हैं वो पैसे डेट रेज करें इक्विटी रेज करें उस लिहाज से खुद सारे वो जमा करने हैं. एंड दिस इज़ राइट अराउंड अगर आप एक कुछ रिफाइनरीज के प्रोजेक्ट्स है $2 बिलियन के प्रोजेक्ट्स भी हैं तो अगर आप उसमें देखें तो दे स्टिल हैव टू कम अप विद अबाउट 1.4-1.5 बिलियन उन्होंने खुद जमा करने हैं इस चीज़ के. तो इट्स अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट जो कि रिफाइनरीज ने उसको मैनेज करना है. तो दिस इनफ आपने कहा इट विल बी इनफ टू cater for that 27.5% of that thing. Otherwise it's a capital intensive upgrade. Upgrade के objectives की अगर बात करें तो there are 3 objectives with the upgrade. One is के Euro 5 diesel, second is Euro 5 MS and third is some reduction in furnace oil. तो सारी refineries are focused on that thing. कुछ ने advance काम कर लिया कुछ अभी are initial phases में है to work on these objectives. ब्राउनफील्ड रिफाइनरी का आपने कहा रिफाइनरी पॉलिसी का तो ये 5-6 साल से चल रहा था एंड कुछ रिफाइनरीज हैव साइंड इट कुछ रिफाइनरीज वर अबाउट टू साइन इट कि देयर वाज लिटिल बिट चेंज इन टैक्सेशन का सेल्स टैक्स के चीज़ों में चेंज आ गई और वो है कि जो सेल्स टैक्स की हमारी जो हम क्लेम कर लेते थे गवर्नमेंट के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ज़ीरो रेटेड पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया. ज़ीरो रेटेड पे यू वर एबल टू बैलेंस इनपुट आउटपुट सेल्स टैक्स वेयर एज एग्जेम्प्ट पे आप उसको नहीं कर सकते थे एंड दी जो सेल्स टैक्स हम पे करें तो हमारी कॉस्ट बन गई. तो इट्स अ ह्यूज कॉस्ट. सिमिलरली एक हमारी ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से थी कि सेल्स टैक्स का जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे होंगे जो मशीनरी लाएंगे उस पर अगर आप 18% से इसको वेव ऑफ कर दें तो दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो इट मेक द प्रोजेक्ट्स फीसिबल. तो गवर्नमेंट हैज़ finally agreed with us if you will high level in principle and they will work towards this thing and let's see 1-2 महीनों में क्या होता है बजट तक. Perhaps you're able to resolve all these issues. And all the refineries are really very keen and interested to sign this thing, put this thing to rest and then focus on delivering the projects. Deliver Euro 5 MS diesel ताकि एक environment friendly fuels आ जाएंगे with the country and also furnace oil जो कि अभी export होता है as a loss making product. हम उसको भी अगर मुल्क में पेट्रोल डीजल में convert कर देंगे तो मुल्क पे तकरीबन आप 1.52 बिलियन डॉलर की imports को आप substitute कर लेंगे which is a significant saving. Talked about environmental friendly fuels. Obviously, the goal is towards sustainability. What mechanisms or internal decarbonization or further mechanisms is National Refinery adopting ताकि किसी तरह जो आपका अपना जो carbon footprint है वो कम किया जा सके? नहीं, that's a very good question. के all refineries are really focused on decarbonization or reducing their carbon footprint. तो बहुत सारे energy, it's a very energy intensive business. So all refineries are focused on reducing their energy requirements. एक तो उसमें cost का element भी है. Second ये कि इसका second benefit जो है वो ये कि आपका carbon footprint कम हो जाता है जो आपने बात की तो that directly relates to the decarbonization effort जो net zero लोग goal को कहते हैं कि emissions are balanced out. That's one thing. The second thing is अब इसके लिए एनर्जी एफिशिएंसी पे लोग काम कर रहे हैं इसके लिए लोग रिन्यूएबल्स पे भी काम कर रहे हैं. रिफाइनरीज हैव टेस्टेड पायलट प्रोजेक्ट सोलर के एटलीस्ट दिन के वक्त आपको पावर अगर आप सोलर से लेने तो देन अगेन यू आर लेस डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल पावर प्रोडक्शन वाले पार्ट्स एंड देन ऑल्सो दैट ऑल्सो हेल्प्स विद द डीकार्बनाइजेशन पार्ट. जो ओवरऑल प्रोजेक्ट इटसेल्फ है दैट विल ब्रिंग क्लीनर फ्यूल्स. तो अगर आप सल्फर के लेवल्स अगर आप 10 ppm पे लेते आएंगे डीजल एंड पेट्रोल में ऑलरेडी इट्स देयर बट डीजल में प्राइमरीली तो दैट विल प्रोड्यूस क्लीनर फ्यूल्स विद इन द कंट्री एंड यू विल बर्न अ मच क्लीनर फ्यूल विद इन द कंट्री जो कि एनवायरमेंटल के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. अभी जैसे बात की कि गवर्नमेंट इज रिव्यूइंग there's a review between कि either इस इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन दी जाए या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ज़ीरो रेटेड किया जाए in terms of the tax. If this bottleneck is resolved in the upcoming budget, how
does it impact जो आपका basically final investment decision है towards transitioning towards जो आपका जो Euro 5 upgrade है, Euro 5. इसका किस तरह impact होगा towards the जो ये कहता है कि अब इधर जाना है जो No, this is the main bottleneck. This is the only thing which is preventing the refineries for signing and moving forward with the project. The day this is resolved, we made a commitment. We are willing, all the refineries are willing to sign the same day, or perhaps within a time period. We will sign that thing and then get on with our feasibility studies, get on with FEED, and then looking for funding the FID jo aapne kaha, final investment decision le. So this has a huge impact on the final investment decision. और सारे के सारे रिफाइनरीज के अप्रूवल्स और प्लान्स जो है थोड़े से होल्ड पे हैं या बैक बर्नर पे चले गए इन चीज़ों की वजह से. तो अगर ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं देन वी एवरीबडी इज़ कमिटेड टू मूव एट फुल स्पीड. any projected timeline? देखिए दीज आर वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के. अगर आप अभी आज ये काम शुरू करते हैं तो टेक्स अबाउट 5 to 7 years टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट्स एंड 5 to 7 years रिक्वायर्स फीजिबिलिटी स्टडी आप करेंगे, फीड एंड लाइसेंसिंग. दीज आर ऑल लाइसेंस टेक्नोलॉजीज, आप कहीं से भी लेके नहीं लगा सकते. तो दीज आर ऑल लाइसेंस टेक्नोलॉजीज. आप लाइसेंसर से बात करते हैं, उनसे टेक्नोलॉजी के पैकेजेस खरीदते हैं, उससे फिर आप एक उसका इनिशियल डिज़ाइन आप कहना उसको फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन कहते हैं. फीड जस्ट कॉल इट इनिशियल डिज़ाइन आप डिज़ाइन कर लेते हैं. फिर यू गो टू द EPC मार्केट. आप EPC का टेंडर करते हैं, उसकी आपको प्राइस पता चलती है कि ये बिड आ रही है. एंड देन यू गो टू ऑल द बैंक्स एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड डू अ फाइनेंशियल क्लोज, which is a huge challenge because we are talking about big amount of money. $1.5-2 billion के total refinery की investment है $6 billion. सारी पांचों refineries की, कुछ refineries के $1.5-2 billion का project है. The financial close is also a challenge and it will take some time. Once you've done the financial close, then EPC part takes about 3 to 4 years. The overall timeline is about 6-7 years हर किसी के लिए. So there's nothing short term इसमें. It will take some time to get it done. All the best, and it was a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you very much. Thanks.